नमस्कार, जोहार। ट्राइब टीवी में आपका स्वागत है और ट्राइब टीवी के इस खास कार्यक्रम द सोरेन शो में आपका सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके बारे में समझने से पहले आपको संघर्ष को समझना होगा, आंदोलन को समझना होगा, क्योंकि जिस पार्टी से यह चुनकर आते हैं, जिस पार्टी से इन्होंने राजनीति शुरू की, विरासत के रूप में राजनीति शुरू की और उस संघर्ष के रास्ते को चुना और आज विधानसभा में मौजूद हैं विनोद सिंह। कामरेड स्वर्गीय महेंद्र सिंह के सुपुत्र विनोद सिंह आज हमारे साथ हैं इस खास कार्यक्रम में, इस शो में, और हम तफ्तीश से जानेंगे कि लाल की रंग आखिर क्यों फीकी होती जा रही है और संघर्ष और आंदोलन की धार क्यों कमज़ोर होती जा रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के पहलू से, उनके संघर्ष से, उनके शिक्षा दीक्षा, उनके परिवार और उन कुछ खास यादें सुनेंगे कामरेड महेंद्र सिंह की बारे में, जो इनके पिता थे और झारखंड के नहीं बिहार के एक बहुत ही जाने माने कद्दावर नेता थे। और उनके बारे में शायद आज की पीढ़ी ना जानती हो, लेकिन इससे पहले की, आज की युवा पीढ़ी से ठीक पहले की पीढ़ी उन्हें बखूबी जानती है और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर छात्र उनके नाम को जाने बगैर, उन्हें पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। स्वागत है आपका। जी जोहार। राजनीति में आना एक महज संजोग ही के रूप में मैं देख सकता हूं, क्योंकि महेंद्र सिंह जी के, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी के को भी कवरेज करने का मौका मिला, उनसे भी इंटरव्यू करने का, बात करने का मुझे अवसर मिला था। उस वक्त तक आपकी राजनीति में आने की कोई दस्तक या कोई आहट नहीं थी। यह एक अनायास एक ऐसी दुखद घटना घटी और इसके बाद आपका राजनीति में पदार्पण हुआ। इस वक्त हम लोग राजनीति में आना या राजनीति को बहुत सीमित ही संदर्भों में लेते हैं और आमतौर पर लोग जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी को चुनाव से लड़ने तक उसे सीमित बना देते हैं और चुनाव जो लड़ रहे हैं, चुनाव जो कर रहे हैं, उन्हीं को मानते हैं। लेकिन सच्चाई अगर आप देखिए तो राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है या जो एमपी, एमएलए बनते हुए नहीं, इसके पीछे कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट, कोई संघर्ष होता है तो तमाम हजारों हजार, लाखों लाख लोग होते हैं, संघर्षों में होते हैं, सड़कों में होते हैं। अब उन आंदोलनों और संघर्षों से कई बार है कि एक जनप्रतिनिधि ही चाहते हैं। तो एक ज़रूर अगर आप चुनाव, राजनीति से अगर सीमित अर्थ है चुनाव लड़ने से, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के पहले से कोई योजना, कोई प्लान नहीं। लेकिन राजनीति का मतलब ही है कि हम आसपास समाज में, राजनीति हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को प्रभावित करती है, बदलती है। तो उस नाते हम जहाँ भी थे, कॉलेज लाइफ में भी थे, तो वहाँ स्टूडेंट आंदोलनों में, बीएचयू में लंबे समय रहे थे, बाकी में तो राजनीति में संघर्ष है। जब मैं खुद गांव में भी था, जब मैं बगोदर में भी रहता था, अपने गांव में भी रहता था, तो उस दौर में भी वो रैली हो, जुलूस हो, तमाम उस समय के सामाजिक सरोकार के मसलों हों, तो उन आंदोलनों में, सरोकारों में गहरे रूप से आना। मुझे पहली बार याद है झारखंड को लेकर के उसमें अलग राज्य की लड़ाई हुई थी। हम लोग एक सड़क जाम में थे, सारे लोग आए थे, हम लोग लड़के भी आए थे और हम लोगों को रात में हाजत में रखा गया और डुमरी में छोड़ा गया। मुझे पहली अगर राजनीतिक घटना की याद करें तो उसमें हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ रहे थे। बगोदर में एक बलात्कार कांड थाने के द्वारा हुई थी, नावाडी बलात्कार कांड। उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश था और जो भी लोग रैली की तैयारी कर रहे थे, सबको पुलिस गिरफ्तारी हो रही थी। तो हम और हमारे हम उम्र के 1-2 बच्चे और थे, हम लोग थाने में वॉल राइटिंग करने के लिए गए थे उसके खिलाफ। तो इसलिए मैंने कहा राजनीति की अगर प्रक्रिया सिर्फ चुनाव लड़ना और इस सबसे सीमित है, तब तो जाहिर सी बात है कि बहुत सीमित है। और कोई ये बड़ी अच्छी बात है कि आप राजनीति को अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन राजनीति की जो एक प्रतिछाया समाज में है उसे बेहतर नहीं माना जाता। कोई अपने परिवार से किसी को राजनीति में भेजना नहीं चाहता। डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े पद पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, इस तरह के बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं। राजनीति में कोई अपने परिवार से किसी को भेजना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, इसकी वजह भी यही है कि अभी राज्य, देश में जो सरकारें, जो सत्ता चला रही हैं, बहुत उम्मीदों से लोग जो चुने जाते हैं
और जो भी रही हों लंबे समय तक, कांग्रेस अभी भाजपा हों, तो ये लोगों ने देखा है जिन उम्मीदों से, जिन सवालों से लोग जनप्रतिनिधियों को बाकी लोग चुने जाते हैं, वो उनके बेहतरी के लिए काम कम और दूसरे चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और वो उनके ज़िंदगी को प्रभावित करने के बजाय, बेहतर करने के बजाय, वो राजनीति और समाज उनके जीवन के जो सपने थे, आकांक्षाएं थे, उनको कहीं ना कहीं से पूरा नहीं कर रही है। इसलिए लोगों के अंदर एक आक्रोश और इसीलिए जो राजनीति के सीमित अर्थ हैं उसमें ये रहें। लेकिन इस पे अलग अलग मोड़ में बदलाव आए हैं, लोग आए हैं। वो तमाम, अगर आप आंदोलन देखें, आज़ादी के आंदोलन अगर आप देखें तो तमाम पढ़े लिखे लोग ही तबके के लोग आए। आप 77 के आंदोलन में देखिए तो छात्र युवा तमाम बढ़े। आप नक्सलवाड़ी आंदोलन देखिए तो सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर्स के हैं। या अभी आप झारखंड राज्य की लड़ाई में देखें, या झारखंड बन जाने के बाद अगर आज देखेंगे तो सड़कों में चाहे स्थानीयता का सवाल हो, चाहे भाषा का सवाल हो, कौन है? युवा है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, सबसे ज़्यादा उनके सपने मारे जा रहे हैं। उनके बारे में लोगों की यही धारणा है कि बेरोजगारी में है, कोई काम धाम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आंदोलन में उतर गए हैं, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी ज़्यादा हो गई है? बिल्कुल नहीं, वो तो अपने जीवन के, वो अपनी महत्वाकांक्षा पे लगे थे, एक जीवन, एक नागरिक बनने के लिए। और राजनीति जब उनके जीवन को प्रभावित कर रही है, उनके जीवन के सपने को तोड़ रही है, वो जो एक बेहतर लाइफ, बेहतर जीवन, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे तमाम जिन्हें में वो जब हो रही हैं, तब लोग उस पर प्रभावित करते हैं, तब वो करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, और कई बार ये बड़े आंदोलनों का स्वरूप में दिखता है। आपके पिता चाहते थे आप राजनीति में आए? फिर मैंने कहा कि अगर राजनीति का मतलब अगर वो ये हो सके चुनाव लड़ना में, तो शायद वो रहते तो मैं कभी चुनाव भी नहीं लड़ता, तो वो वजह नहीं था। लेकिन हमारे पिता या कोई ये चीज़ें नहीं रहा कि भाई कभी आंदोलन हो, संघर्ष रहा हो, चीज़ें हो तो हमारे परिवार के लोग उसमें भागीदारी ना लें और दूसरे लोग, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके साथ भी, उनके दौर में भी कई रैलियों में, कई बार जीटी रोड जाम में, कई अन्य चीज़ों में, जब मैं यहाँ था तब भी, और जब यहाँ नहीं था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ भी कई छात्र आंदोलनों में मैं भाग लिया। अगर आप चुनावी राजनीति में नहीं होते या राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? मुझे लग रहा है हम जिस राजनीतिक सामाजिक चेतना में हमने जन्म लिया है, हमने देखा है, और जिस तरह से विसंगतियों के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज़ें, लेकिन जिस जगह पे भी रहते, जिस क्षेत्रों में भी रहते, तो वहाँ एक सजग नागरिक के रूप में जो कर्तव्य और जो भूमिका होती है उसकी निर्वाह कर रहे होते। एक बड़ा वो दौर था नक्सलवाद का दौर। अब शायद थोड़ी उसकी गति धीमी हो गई है, और उस नक्सलवाद के शिकार हुए, शहीद हुए आपके पिता स्वर्गीय कॉमरेड महेंद्र सिंह जी। वो घटनाक्रम आपके जीवन में कितना टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ के लिए, हम कह सकते हैं? नहीं, पहली बात तो नक्सलवाद को बहुत सीमित में, नक्सलवाद का मतलब वो नहीं था सिर्फ, वो एक बदलाव और उन चीज़ों को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, और अभी भी लोग लड़ रहे हैं। और नक्सलवाड़ी को, नक्सल को जिस बदलाव की धारा, जिस आम आदमी हाशिए के लोगों के संघर्षों के रूप में देखा जाता है, उनके बदलाव में, और अभी भी उसी सम्मान से, उसी चीज़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़रूर अलग अलग जगहों पे कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकते हैं, आंदोलनों में चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन मूलतः नक्सल की जनता के सवालों, जनता के संघर्षों को लेकर के और व्यापक तरीके से, बेहतर तरीके से चीज़ें रहे हों। और पूरे झारखंड भी और बगोदरी महेंद्र सिंह की हत्या को सिर्फ किसी एक व्यक्ति को इस हत्या के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हत्या के रूप में जानी जाती है। और इसलिए ज़रूर उसके उस षड्यंत्र में कई लोग, कई दस्ते या जो भी चीज़ें हों ज़रूर इस्तेमाल हुए, लेकिन उस षड्यंत्र के पीछे तमाम उस समय की राजनीतिक सत्ता जो चल रही थी, वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से वो पूरे संशय में शामिल थे। वो दौर अब भी नहीं थमा। क्या आपकी व्यक्तिगत राय में क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको कि नक्सलवाद इस समाज को किस दिशा में मोड़ रही है? क्या वाकई वो उन उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है कि जिन विचारधाराओं को लेकर वो आगे बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल नक्सलवाद हमें कहें, फिर मैंने कहा कि नक्सलवाद को सीमित अर्थ में लेने की आजकल बहुत सीमित बना दी गई है, लेकिन ये शुरू हुआ था शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ जो किसान हैं, किसान आंदोलन में। और इसीलिए अभी भी आप देखते हैं कि अब
किसान आंदोलन लड़ रहे थे। अब किसानों को लड़ाई को भी कहा जाए नक्सल हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। तो जब तक शोषण है, दमन है, इन चीज़ों है, तो उसके खिलाफ आवाज़ें उठती रहेगी, लोग संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जल जंगल ज़मीन का मामला हो, चाहे उनके अधिकारों का हो। नाम आप कुछ भी दे दें, नाम अलग अलग बदल दें। और वैसे भी नक्सलवाद, जिससे नक्सलबाड़ी से वो जगह का एक नाम है, स्थान का नाम है, और वहाँ के लोगों ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो एक विशेषण बना। चलिए, एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा, ये बातचीत जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह। विनोद सिंह जी जिस क्षेत्र से आते हैं, बगोदर, आंदोलन संघर्ष की वो धरती है, और बगोदर से नेतृत्व कर रहे हैं, और यह इनका तीसरा टर्म है जहां ये विधानसभा में नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा में एक धार देखी जाती थी, एक विपक्ष की एक जो सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक इस पर ये कहेंगे कि अब हंगामे का ज़्यादा जोर रहता है, मुद्दों का कम, वो विरासत एक देखी जाती थी महेंद्र सिंह की। वो विरासत, उस कमी को पूरा करने की आपकी पुरजोर कोशिश भी नज़र आती है। इस वक्त विधानसभा में जिस तरह से आप मुखर रहते हैं जिन मुद्दों को लेकर के, एक मुद्दा आपने अभी हाल में भी उठाया था, लेकिन उससे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि आप सरकार के साथ हैं या सरकार के विपक्ष के साथ हैं? बिल्कुल जायज़ सी बात है, हम जनता के संघर्षों के साथ हैं, जनता की आवाज़ के साथ हैं, और सरकार चाहे कोई भी रहे, और झारखंड में हो, कल हो या आज हो, तो जनता को सवाल है, जो सड़क में आवाज़ आंदोलन उठ रहे हैं, उसको सदन में रखने की जिम्मेवारी है, प्रतिनिधित्व है, और वो हमारी कोशिश रहती है उस सरकार में। लेकिन अभी का तो जो दौर है, लोग इसको इस चीज़ में कर रहे हैं, हमें अलग अलग दौर में आपने देखा कि सरकार के साथ हमारे लिए कोई मसला नहीं। आप लंबे समय तक देख रहे हो, यहाँ यूपीए का भी शासन, ये बीच में यूपीए का भी शासन, यहाँ आपने देखा मधु कोड़ा की भी सरकार बनी थी यूपी में। उस समय अगर आप देखिएगा तो उस सरकार के खिलाफ अगर एक वोट कोई पड़ा था तो भाकपा माले का वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अभी जिस देश में जरा से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर से देश के जन मुद्दों को, सवालों को और पीछे धकेल रही है, जिस तरह से फांसीवादी खतरा बढ़ा है, तमाम संघर्षों और आंदोलनों को महज देशद्रोह के नाम पर पीछे कर रही हैं, संवैधानिक तकाज़ाओं को, संवैधानिक नियमों को जो रहे हैं उनको लगातार पीछे धकेल रही है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक व्यापक हितों में एकता बने, व्यापक हितों में बात हो, और इसलिए भाजपा के खिलाफ एक मोर्चे और ये चीज़ों की ज़रूरत है ज़रूर। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई सरकार है और कोई चीज़ें चल रही है तो वो अगर नीतियाँ चल रही हैं, गलत हो रही हैं, तो आप उसका ये करें। इसलिए आप देखे होंगे इस सरकार के दौर में चाहे स्थानीयता का सवाल हो या पुलिस उत्पीड़न और दमन का मामला हो, कल ही आपने देखा कि जिस तरीके से भी हमने घटना का बताया कि लातेहार के गारू में अनिल सिंह नाम के एक आदिवासी किसान को पुलिस जो है ले आती है, 50 डंडे लगाती हैं, वो ललुहान होता है, और उसके बाद उसको कहते हैं कि हमने गलती से आपको उठा लिया था। उस जगह पर लातेहार में जहाँ पहले भी एक ब्रह्मदेव सिंह नाम के व्यक्ति को होती है, तो इन कमियों और सवालों को लेकर के सवाल उठाना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध का मतलब नहीं होता है कि किसी के साथ चले जाना और उसके हर गलत अगर किसी बिल पर वोटिंग के नौबत आ जाए तो आप बिल्कुल, अगर वो जनता का सवाल है, आपने देखा ही है, अगर हम ये रहते तो आपने देखा पहले अगर इस सरकार के भी सत्र में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कटौती प्रस्ताव हमारा ही आया गया। मैंने कटौती प्रस्ताव लाया, मैंने इन चीज़ों का विरोध किया, बल्कि पहले साल तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के बजट में एक भी प्रस्ताव ही नहीं लाया गया इनके बजट के खिलाफ। हमने बहस की शुरुआत की। तो जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, सरकार चाहे कोई भी हो। आकलन क्या करते हैं, आपकी गणना क्या कहती है, सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, सरकार के अगर आप देखें तो सरकार 2 साल पूरे हो गए। ज़रूर ये 2 साल में स्थितियां विपरीत रहीं, कोविड का रहा,
वजह रही, स्वास्थ्य की वजहों से लोग परेशान रहे। और अभी के दौर में ये मैं मानता हूँ एक हद तक ये सही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और मैं कह रहा हूँ केंद्र राज्य संबंध और बिगड़े हैं, जिस तरीके से जीएसटी वगैरह लागू किए गए हैं, राज्यों के लिए भूमिकाएं सीमित हुई हैं, राज्यों को जो है मोहताज आर्थिक रूप से बना दिया गया है। लेकिन इस चीज़ों के विपरीत प्रवासी मजदूरों को लेकर के नीतियों में आज बाहर प्रवासी मजदूर फंसते हैं तो उनको लेकर के, सार्वभौमिक पेंशन की जो योजना बनी गई उन चीज़ों को लेकर के, भूखमरी से जिस राज्य में मौतें सबसे ज़्यादा रहे हों और केंद्र जब राशन देने से इनकार कर दे रहा हो तो राज्य ने अपनी तरफ से ग्रीन कार्ड जारी किए। ये ज़रूर कुछ राज्य के पिछले 2 सालों में बेहतर काम रहे, चीज़ें रहे। लेकिन कुछ मामलों में अभी भी सरकार में अगर हम देखें तो वो परेशानियां और पिछले चीज़ों से भिन्न नहीं हुई है। जैसे अगर आप देखें तो अभी भी थानों में, हादसों में पुलिस एट्रोसिटीज़, निर्दोष लोगों को लेकर के कार्रवाई, उस पर सरकार जरूर, माननीय मुख्यमंत्री वैसे पीड़ित परिवारों से आकर के बुलाते हैं, मिलते हैं, लेकिन मिलना नहीं सवाल है। आप शासन में सत्ता है तो दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो। ऐसे लोग, ये पिछले 2 साल में जो है उदाहरण आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो लोगों की ज़्यादा थी। दूसरा जो सबसे इस समय में कहें कि जिस सरकार इस काम में जो सबसे नाकाम रही है वो है रोजगार को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के। राज्य के लोगों की आकांक्षा थी और बिल्कुल होनी चाहिए, हर राज्यों में जिस राज्य के लोग होते हैं वहाँ के जो मूलवासी हैं, वहाँ के जो खतियानधारी हैं, उनके पक्ष में नीतियाँ बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2016 में, उन्होंने नीति जो बनाई स्थानीयता की परिभाषा, उसने इस राज्य के जो लोग आदिवासी हैं, राज्य के जो मूलवासी लोग हैं, उनके अधिकारों को और सीमित किया। इस सरकार उसको बेहतर करने के बजाय इन्होंने मैट्रिक और इंटरसीट पास के आधार पर जो बनाया वो और दरवाजे खोल रही हैं, राज्य के लोगों के अधिकारों को और संकुचित कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में नई नियुक्तियां नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों के लिए नियुक्तियों की बाट जो रहे थे, जो परीक्षाएं हो चुकी थी, वो चाहे तमाम वो छटनियाँ ज़्यादा हुई, 7 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द किए गए। आज पंचायत सचिव के लोग बाट जो रहे हैं। और सबसे दुखद बात है कि वैसे जैसे अभी आपने देखा 15वें वित्त को लेकर के जो कर्मी जो बहाल हुए थे वो तमाम ठेका पे थे, उनको रद्द कर दिया आपने और फिर ठेके पे ही बहाल रखा। कोई अगर आप गारंटी रहते तो रोजगार के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में इस सरकार की अगर हम उपलब्धि करें तो सबसे नकारात्मक रही नियोजन नीति के रूप में जो है वो छटनी हुई है। इसलिए अब ये समय बहुत ही कम है, इस सरकार को इस पे और ज़्यादा गंभीर होकर के काम करने की जिस तरह के वादे कर सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सत्ता तक पहुंची, क्या उन वादों को भूल रही है या उन वादों को आगे कैरी कर रही है? बिल्कुल, हमने कहा कि इसको लेकर के जो और छात्र और युवाओं के हितों, अनुबंध कर्मियों, बिल्कुल इसमें विपरीत स्थितियां भी हैं। जैसे मैं एक उदाहरण भी बताऊं कि केंद्र के सरकार के द्वारा जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले तो नए नए खूब लोगों को अनुबंध के आधार पर नौकरियां ठहराई जाए, ऊर्जा दीदी, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसे ही था कि झारखंड के 6 जिलों में जो है पोषण सखी का चयन हुआ था भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत। 10,000 से लोग नियुक्त हुए और भारत सरकार ने जो है उसकी राशि जो बंद कर दिया। ऐसे समय में जब कुपोषण में देश 116वें नंबर पर है, पूरे सबसे बुरी स्थिति है, वो लोग जो ग्रामीण पायदानों में हैं, या ऐसे लोगों की और ज़रूरत थी, पूरे बंद कर दिया गया। और अभी आप देख रहे होंगे कि 10,000 लोग जो है पूरे 4 दिनों से लगातार धरना पर हैं, अनशनरत पर हैं। तो ये स्थितियाँ तो पैदा किया है, लेकिन राज्य सरकार को अपने स्रोतों से नियोजन और बाकी चीज़ों को लेकर के बेहतरी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें कई केंद्र की योजनाओं पर सरकार तो लेती हैं, बोलते हैं, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को खुद लागू करना होता है, आप खास करके जंगल और संवैधानिक की बात कर रहे हैं। अब जैसे पेशा को लेकर के है, भाई पेशा लागू होने के बाद नियमावली नहीं है, पंचायतों में उसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया में चुनाव हो, या अभी भू स्वामित्व योजना को लेकर के जिस तरह से ड्रोन सर्वे हुआ है, भारत सरकार ने कह दिया, आप राज्य हैं, अगर खुट्टी हैं, बाकी जगहों पे लोगों का आक्रोश चल रहा है, लोगों को है, तो उस आक्रोश को सरकार को समझनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। इस सरकार ने पहले कैबिनेट में कहा कि भाई पत्थलगड़ी के सारे मामले हम वापस लेंगे।
आज मैंने प्रश्न भी पूछा था, सरकार ने कहा था कि ठीक है अगले सालों पे हमने इतने केसेस को चिन्हित किए, कुछ केसों को तो अभी वापस भी नहीं लिया गया है और कुछ में कुछ धाराएं ही कम कर दी गई है लोगों को। फिर ये चक्कर जब आपने लिया और सबने आपने कही तो जो आपने वादे किए हैं, बिल्कुल फर्स्ट कैबिनेट की थी। और जब मैंने पिछले इस बजट सत्र में सरकार से सवाल पूछा था इसके बारे में, तब भी वो स्थितियाँ यही हुई और अभी तक यह कह पाना मुश्किल है कि कितने केसों से लोग पूरे तरीके से वापस ले पाए। तो मुझे लग रहा है जिन वादों और सवालों के साथ लोगों ने सरकार को सत्ता सौंपी, चीज़ें हुई, फिर हम कह रहे हैं सरकार को इस दिशा पे बढ़ना होगा कि हम उसकी बात तो आलोचना कर रहे हैं। सरकार तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के, वो चाहे आप रेलवे हो, बैंकिंग हो, रोजगार के सारे क्षेत्र खत्म कर रही है, निजीकरण को बहाल दे रही है। लेकिन आप राज्य में भी सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर कर सकते थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिन जगहों पे स्थायी नौकरियाँ भेज दी सकती थी अनुबंध की नौकरियों के बजाय, अब आउटसोर्सिंग पे कर रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग का हाल आप जान रहे हैं, राज्य की सेवाओं में भी जो हो रहे हैं वो जिस तरीके से नियुक्त है उनको तो मानदेय कम मिल ही रहा है, सरकार भी जितना भुगतान कर रही है उससे कम, और उसमें कोई सरकार के कायदे कानून कौन आएगा, कहाँ से आएगा, नियमों का पालन नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आरक्षण का सवाल है, युवाओं के इसमें है, बल्कि गलत तरीके से नियुक्तियाँ हो रही है। तो ये ज़्यादा रिश्तेदारी बिल्कुल निभाने की युवाओं का ये आक्रोश है। युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इस सरकार को लाने में, रघुवर सरकार को विदा करने में, और उस मोर्चे पे ये सरकार अभी भी फेल रही। पिछले 2 सालों में अगर आप कहें तो सबसे निराशाजनक स्थिति रही है। चलिए एक फिर से अपने दर्शकों को निराश नहीं करेंगे, अभी आधी बातचीत बाकी है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे विधानसभा का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में भाकपा माले के इकलौते विधायक विनोद सिंह हमारे साथ हैं। विनोद जी, विधानसभा का हाल भी बड़ा खस्ता हाल है। जिस तरह की वाद विवाद की परिस्थितियां नज़र आती है, या फिर न्यायाधिकरण के में लंबित मामलों को ले लें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देखा जा सकता। वैसे भी विधानसभा की गरिमा पर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। आपको लगता है कि विधानसभा की कार्यशैली में भी सुधार होने चाहिए? बिल्कुल। एक तो इस दौर में तो लगातार विधानसभा और लोकसभा बहुत उम्मीदें रहती हैं, और मैं कह रहा हूँ संस्थाओं का संरक्षण हुआ है तो लोकसभा हो या विधानसभा भी इससे अछूती नहीं है। लोगों की बहुत उम्मीद रहती है कि सदन में सवाल उठे, बात हो, और सदन नहीं है, और इसमें सरकारों की भूमिका रहती है। सदन का न चलना सबसे, कहते हैं विपक्ष की भूमिका सदन का न चलना सरकार के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। लेकिन उन सीमित चीज़ों के बावजूद भी जब कोई सदन चल रही हो, बातें हो रही हो, तो सदन की गरिमा को रखना तो सरकार का काम है। मैं 2 उदाहरण इस मामले में अभी सदन चल रहे हैं बताएं। 6 JPSC को लेकर के चुनाव से पहले पूरे राज्य में गर्माहट थी, छात्र युवा आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने कहा, और तथ्य था कि भाई जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे उनके मार्क्स, जो पास मार्क होने चाहिए, वह भी जो है मेन सब्जेक्ट में, मेन परीक्षा में जोड़े गए, जो कि गलत है। आज जो सरकार में है, कल विपक्ष में थे, वह भी उस आवाज़ में हिलान में थे। सरकार आई, हमारा और प्रदीप यादव जी का प्रश्न था, हम लोगों ने सवाल उठाया और हमने कहा कि 7वीं के, तो सरकार ने कहा कि हम इस गड़बड़ी को समझ रहे हैं और 7वीं के लिए हम नियमावली बना रहे हैं और उसके बाद ही 7वीं होगी। हमने कहा जब आप इसको महसूस कर रहे हैं कि गड़बड़ है, नियमावली बनाने की ज़रूरत है स्पष्ट, तो फिर 6ठी JPSC को आप रोकिए। इसके रिजल्ट को पहले जिन मामलों पे आपत्ति हो रही इसको ठीक करिए। सरकार ने कहा नहीं, अब ये करीब करीब हो गया है, सब कुछ है, अब नियुक्तियां मिलने की जा में है, तो अब ये रोक लगाना सही नहीं। हमने कहा जो गलत हैं तो किसी भी समय गलत को रोका जाना चाहिए, और जो सही है उसको किसी भी समय जो है आगे उसके लिए रास्ता बनाना चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए। सरकार नहीं मानी, कर दिया। आपने देखा पहले सिंगल बेंच में और फिर बाद में डबल बेंच में हुई। आज जो नियुक्त हो गए उनके लिए भी, और जो नहीं नियुक्त हुए उनके लिए भी पूरी चीज़ें हुई कि वो मानते हैं बिल्कुल सही कि गड़बड़ी हुई। किरकिरी सदन पे कि यही बात सदन में हुई और सरकार को मानना चाहिए था। 7th JPSC में पिछला सत्र पूरा बाधित रहा।
हम लोगों ने यही बात कहा कि एक तो जो गड़बड़ियाँ हुई तो हुई, उसको स्वीकार, लेकिन जो आपने नियमावली बनाई, रिजल्ट जो पीटी निकला उस नियमावली का पालन नहीं। सरकार फिर उसमें कई बाएं जा से नहीं, हमने जो किया वो सब ठीक है। सदन इस बात को कह रहा है, सदन के होने के बावजूद सरकार नहीं मानी, फिर वो न्यायालय गया और न्यायालय में वो चीज़ें कही। तो इससे तो सदन की गरिमा गिर रही है ना। जिस सदन पे ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, जिस सदन पे इस पे बात हो जानी चाहिए, बेहतर हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सदन में जो लोग कहेंगे, आश्वासन देंगे, उसके प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे तो ये सदन की गरिमा, और इसलिए इसमें सरकार की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष की गड़बड़ियों के बावजूद, या विपक्ष की खास करके अभी जो विपक्ष है वो बार बार पिछले दिनों सदन नहीं चली, उसके लिए एक हद तक जिम्मेवार रही, लेकिन उसके बावजूद सदन की गरिमा इसी पे है कि सदन में बात है बेहतर हो। उनकी चिंता भी जाहिर है, या उनकी चिंता कभी कभी सत्यापन हो जाता है। जब सरकार चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सदन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब सरकार की होती है, तो सदन में जब इस तरह के मामले आते हैं तो इन पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। 7 जेपीएससी का मामला हो जो या फिर 6 जेपीएससी का, झारखंड के स्टेट के इतनी बड़ी परीक्षा के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है, तो छोटी परीक्षाओं में क्या होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सदन में इस वक्त बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही सदन की कार्रवाई चल रही है, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको बहुत पहली बात तो किसी के दल बदल के मसले मामले चल रहे हैं तो वो फैसला जो है तुरंत लेना चाहिए। फैसले टाले जाते हैं, और फैसले टाले जाते हैं वो हमेशा पल्ला सरकार के पक्ष में झुका रहता हो। और झारखंड में पिछले भी अगर आप देखें तो 5 साल इसी प्रक्रिया में गुजर गए। उससे पहले भी जेबीएम के लोग सदस्य चुने गए, छटे हुए थे, तो पिछली बार भी 5 साल हो गए और फैसले नहीं आए, अंत में आए। इस बार भी जो है 2 साल बीत गए, तो फैसले तो जल्द लिया जाना चाहिए था। सदस्य मामला दल बदल का, इसे लंबे समय तक टाला नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नेता विपक्ष की बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। इतनी बात तो तय है ना कि भाई दल बदल सामान्य समय में बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से चुन करके नहीं आए हैं, झारखंड विकास मोर्चा से चुन करके आए हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको वोट दिया था, लोगों के साथ ये विश्वासघात है। ठीक है, वो क्या हुए वो प्रक्रिया में है। तो भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सदस्य हैं, उनके बीच से विधायक दल का नेता चुनना चाहिए था। वो अगर आज भी चुनती तो दर्जा मिलता और देना आवश्यक था, देने के लिए वो प्रतिबद्ध थे। लेकिन ये ना करके तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस स्थितियों को इस रूप में बढ़ाया। आज भी वो भारतीय जनता, क्योंकि ये तो तथ्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुने नहीं गए और वो जानते थे कि इस पे परेशानी होगी। हाँ, जरूर ये इस तरह के फैसलों को टाला जाना, देर से भी न्याय नहीं मिलते हैं। पिछले 5 सालों में तो देर से भी फैसले नहीं हुए, और देर से अगर न्याय भी मिला तो जाहिर सी बात है वो मतदाताओं के साथ धोखा है, वो दल बदल कानून के साथ विश्वासघात है। इस तरह की गतिरोध का सबसे बड़ा खामियाजा आप जैसे सिंगल विधायक को या निर्दलीय विधायक को या 1-2 विधायक बिल्कुल इसलिए करें। जनता की आवाज़ को उठाने वाले जो लोग हैं, जो लोगों करते हुए सदन जितना बेहतर तरीके से चले और स्मूथ तरीके से चले वो ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों को भी मौका मिलता है, जनता की भी उम्मीदें बनी, और सरकार तब ज़्यादा घेरती। आपने कल देखा, महज 1 दिन के सवाल में सरकार को कितनी बार जवाब देना, सरकार को कितनी परेशानियाँ अगर थोड़ी बेहतर तरीके से चली। तो इसलिए सदन बेहतर तरीके से चले तब सरकार को ज़्यादा घेरा जा सकता है, सरकार को ज़्यादा प्रतिबद्ध किया जा सकता है उनके वादों पर, उनके कार्य पे, राज्य में चल रही जो गतिविधियां हैं, राज्य में जो चल रहे राजनीतिक हालात हैं, उस पर बाध्य किया जा सकता है। वो बताएं राज्य की जनता को। अच्छी सरकार चले, अच्छे रिजल्ट आए, इसके लिए आपने सरकार को समर्थन दिया भी है, नहीं भी है। सरकार ने कभी आपसे संपर्क किया, या सरकार के मुख्यमंत्री ने कभी किसी मुद्दों को लेकर के, किसी नीति को लेकर के आपसे कोई सलाह मशवरा किया? नहीं, वो कोई सुनी, और मैंने कोई ना राज्यपाल को समर्थन दिया। हमने कहा है, और सब मैंने कहा वो हमारा स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी, भाई उस समय सरकार ने, मैंने सिर्फ यही बयान दिया था और आज पे भी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, रघुवर के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिला है, और इसलिए सरकार को मौका दिया जाना चाहिए। और भाजपा अविश्वास प्रस्ताव अगर लाती है उस समय, उस दौर में, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। सरकार को मौका देना चाहिए क्योंकि राज्य की जनता ने दिया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं हैं।
जहाँ तक विचार विमर्श की बात है तो हम तो कहें कि सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य में हम एक बात कहें कि योजना आयोग बना, लेकिन आज तक उस योजना आयोग की एक बैठक तक नहीं हुई, जिसके मुख्यमंत्री भी अध्यक्ष हैं, बाकी लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें जरूर हमारी ओर से लगातार कोशिश है, कई मसलों पे बात भी हुई, कई चीज़ों पे हुआ, जैसे हाई स्कूल शिक्षकों को लेकर के नियुक्तियों पे लेकर के हुए सरकार ने कहा, अभी पंचायत सचिवों नियुक्तियों पे लोग कि हमारा काम है सदन के सदस्य होने के नाते तो चीज़ों को लेकर के बात रखना। प्रवासी मजदूरों को लेकर के संदर्भ में जब हो रहे थे 12वें, कई चीज़ों पे किया सरकार ने, ज़रूर बेहतर उस पर नीतियाँ बनाने को लेकर के हुआ, मुआवजा लेकर के हुए, तो उस पर भी कई बात हुई। और उस पर अभी भी बल्कि हमारा कहना है कि सरकार ने नीतिगत रूप से तो निर्णय लिया है, लेकिन अभी भी प्रवासी मजदूरों की अगर मौत हो जाती है कहीं बाहर तो उनके लाश लाने में अभी भी सैद्धांतिक रूप से सहमत होते हुए भी तत्काल राशि नहीं मिल पाती है लोगों को। ये व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी स्वास्थ्य को लेकर के अगर हमने कहे तो एक अलग नीति है, तो वो लगातार होती रहती है। और कुछ चीज़ें तो सरकार ने किया है, ये मैं मानता हूँ, वो बेहतर है, कंट्रोल रूम की स्थापना बेहतर है, और उस समय की चिंताओं में जरूर जो चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सवाल है अभी के समय में युवाओं में रोजगार। सरकार के सीमित संसाधनों के बावजूद जो भी यहाँ हो सकते हैं, जैसे अनुबंध कर्मियों के मसले व योजनाओं का क्या हाल देखते हैं इस वक्त? पहले से ही सवाल खड़े होते रहते हैं मनरेगा की, इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने अलग से देखिए, मनरेगा की सबसे बड़ी जो सवाल है, समस्या है, दुर्ग में है न्यूनतम मजदूरी का सवाल। ये अलग बात है कि पिछले दिनों राज्य ने अपने राज्य कोटे से 25 रुपये की मजदूरी बढ़ाई है, लेकिन केंद्र मनरेगा आज मर रही है, मरने के कागार पे खड़ा दिया है मनरेगा कंडक्शन। तो इसके लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार जिम्मेवार है। आपने योजना तय की और मैंने आप एक कानून तक नहीं ला सकते, कम से कम तो इतना कह दीजिए कि मनरेगा की मजदूरी जो उस राज्य की न्यूनतम मजदूरी होगी, बस एक संशोधन भी नहीं ला सकते हैं कि कम से कम जरा सोचिए कि राज्य के योजनाओं में न्यूनतम मजदूरी कुछ और है और मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी कुछ और है। तो ये सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति है, सबसे ज़्यादा ये स्थिति है। और लोगों के मजदूरों, राज्य ने जरूर 25 रुपये का ये किया, लेकिन मुझे लग रहा है वो नाकाफ़ी है। नाकाफ़ी है, बिल्कुल। मनरेगा मरणासन स्थिति में है और मनरेगा के साथ साथ दूसरी योजनाओं पर भी बात करेंगे, और ख़ासकर भाकपा माले यानी वामपंथी दलों पर भी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोरेन, आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे खास मेहमान हैं विनोद सिंह। विनोद जी, आप भाकपा माले से चुन करके आते हैं। वामपंथियों की स्थिति बड़ी कमज़ोर होती जा रही है, क्या ये वक्त का तकाजा है या पार्टी अब लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लेफ्ट की पार्टी से? नहीं, ज़रूर। अगर आप संसदीय स्थितियों से देखें और राज्यों की स्थितियों से देखें तो ज़रूर भागीदारी घटी है, लेकिन ठीक इसी दौर में यह भी सच्चाई है, संघर्ष करने वाली आंदोलन ताकतें जितनी मजबूत रहती है, और इस राज्य में, इस देश में रहा है कि जहाँ जहाँ वामपंथी ताकतें अगर मजबूत रही हैं तो निरंकुश शासकों पे ज़्यादा लगाम लगाया जा सकता है, ज़्यादा नियंत्रण लगाया जा सकता है। और आज अगर ये सरकार, अगर भारतीय निरंकुश बनी है सरकारें, स्थितियाँ आम लोगों के एकदम विपरीत हुई है, कारपोरेट घरानों की सरकार के रूप में चल रही है, तो इसमें वामपंथी ताकतों का कमज़ोर होना भी एक महत्वपूर्ण रही, जिससे इस तरह के मंसूबे बढ़े हैं। लेकिन एक बार फिर से चीज़ें हुई है, संघर्ष बढ़ रही हैं, संघर्षों से लोग उपज रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि ज़रूर एक हद तक बंगाल जैसी जगह में जो है CPM थी, कुछ वजह अपने कारण भी रहे, उन चीज़ों पर रही, गलतियाँ भी हुई, उन चीज़ों से बाहर हुई। लेकिन फिर से जिस हिंदी भाषी क्षेत्र में कमज़ोर था, लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा पिछले बिहार में वामपंथी दलों की मजबूत हुई, भाकपा माले जैसे भी संगठन के 12 प्रतिनिधि भी। इन पार्टियों के कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आर्थिक कारणों से ये पार्टियां कमज़ोर हैं। बिल्कुल, इसलिए अभी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसलिए आप संघर्षों में अभी भी आप देखिएगा, देश में भी जहाँ भी कोई संघर्ष होते हैं, बल्कि लोग कहते ही हैं किसान संघर्ष हो रहे हैं तो भाई नहीं, ये नक्सलाइट लड़ रहे हैं, ये लाल झंडे के लड़ रहे हैं। जहाँ भी आंदोलन, संघर्ष जल जंगल जमीन को चल रहे हैं। जरूर चुनाव आजकल असमान हो गया है,
चुनाव कह रहे हैं, हम लोकतंत्र हैं और ये चीज़ें हैं, चुनाव में आम आदमी के लिए लड़ना ही, खड़ा होना ही मुश्किल हो गया है। चुनाव पूरी तरीके से कारपोरेट तरीके से हो गए हैं और इसलिए चुनावी राजनीति में वामपंथी पार्टियों की ताकतें जो है उनकी जगह उनकी ज़रूर कमज़ोर हुई है, क्योंकि आज उनके लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल है। प्रचार प्रसार के पुराने माध्यम जो तरीके थे वो बदले हैं। पहले एक समान था, लेकिन अब आप देख रहे हैं अब सारे जब डिजिटल हो रहे हैं, कोविड है, तमाम असमान की जा रही है। सिर्फ वामपंथी पार्टियों की हम बात नहीं, एक सामान्य आदमी जिसको अधिकार अगर लड़ रहे हैं तो आज चुनाव प्रक्रिया तक अपनी बात ही नहीं ले जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा हूँ जिस तरह से संघर्ष की चीज़ें बढ़ रही है, जिस तरह से असमानताएं, बेचैनी बढ़ रही हैं, यह भी एक बदलाव लाएगी और इन दलों की भूमिका को और ज़्यादा बेहतर करेगी। वामपंथी दलों की एकजुटता भी इनके आपस में कमज़ोर होने का एक बड़ा हाँ, लेकिन अभी तो दौर है, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ वामपंथी दलों की ही नहीं, आज वामपंथी हों या वामपंथ से इतर हों, गांधीवादी हों या इस तरह से समाजवादी पार्टियां हों, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो भी लोग इस देश की बेहतरी को चाहते हैं, जो भी इस लोग को चाहते हैं, जिसे 75 साल आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस 75 साल में विरासत की गई, आज उस सबको बेचा जा रहा है। बीमा से, रेल से लेकर के, तेल से लेकर के बैंक तक जो है उस पर ज़्यादा मजबूत होना, इसलिए तमाम लोगों को एकत्र होने की ज़रूरत है, न सिर्फ वामपंथी पार्टियां, बल्कि मुझे लग रहा है कि तमाम इस तरह के संघर्षकारी ताकतों को होनी है। लेकिन दिक्कत यही होती है जहाँ रहती, अगर आप यही देखें, अगर इन पार्टियों को भी समझने कि आज झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी अगर वामपंथी दलों से अगर भाजपा के खिलाफ कोई एकता हुई रहती, जो लोग बड़ी पार्टियां अगर वो ध्यान रहते, तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इससे भी बदतर होती। जो उत्तरी छोटा नागपुर में खास करके भाजपा की सीटें 5-7 सीटें और घटी रहती, और आज आप देख रहे हैं जो एक दबाव बना रहता हमेशा खरीद फरोख्त की राजनीति का, शायद झारखंड में और बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलता। और तभी इस सरकार में भी जो युवाओं नई जन विरोधी स्थानीयता इस तरह के सवाल हैं, उस पर ज़्यादा कारगर तरीके से लगाम लगाई जा सकती। अगर ये चीज़ें एक मोर्चे बंद नहीं होती तो बेहतर प्रतिनिधि भी होते, खास करके धनबाद गिरिडीह के क्षेत्र में, और ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते, अच्छे रिजल्ट आते। क्या लगता है कि हम जिनकी विरोध में राजनीति एक ताकत खड़ी करने की परिस्थिति में है, क्या वो उन ताकतों को एक मंच में आने में कोई मजबूरियां हैं, या अगर सपोज करिए स्थितियाँ बन रही हैं, जरूर मजबूरियाँ हों, लेकिन लोग कई बार होते हैं, जनता का एकता चीज़ें बन जाती हैं। बिहार में जिस तरीके से हुए, बाकी आप देखिएगा यूपी में भी इतने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव है, पार्टियां नहीं हुई, तो भी जनता जो है धीरे धीरे जो है वो एकत्रित हो रही है उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये है, और जनता भी इस बात को चाह रही है, इसलिए जो उन पार्टियों को लेकर के हैं, जो संगठनों पे लोग हैं, उनको भी सोचा जाना चाहिए। और हम लोगों की इधर तो कोशिश है, झारखंड में लगातार लंबे समय से भी आप देखिएगा माले मासस लगातार संयुक्त कार्यक्रमों में चीज़ों में चल रहे हैं, और तमाम वामपंथी पार्टियां हैं वो मिल करके जो है बेहतर तरीके से इस चुनौती का मुकाबला किया। आपके क्षेत्र के कुछ खास मुद्दों पर बात करते हैं। हजारीबाग के बगोदर, विष्णुगढ़ और इन सब इलाकों में, पूरी हजारीबाग या चौटावा इलाका है, कोडरमा और गिरिडीह, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे लाखों लोग प्रवासी मजदूर यानी दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में काम करने गए। क्या वजह रही कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग पलायन कर गए? जाहिर सी बात है कि झारखंड की पहचान तो औद्योगिक राज्य के रूप में रही है, लेकिन खास करके ये इलाका अगर आप देखें, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा या हजारीबाग का जो एक हिस्सा है, अब जो पुराना हजारीबाग अगर आप रह गए, थोड़ा बड़का गांव को हटा दें, तो ये पूरा इलाके में कोई उद्योग धंधे उस तरह की चीज़ें नहीं रही। जो उद्योग धंधे रहे हैं, जो अभी भी सवाल है जिससे लोगों को रह रहे हैं, उसमें उत्तर अब तो जो विस्थापित हैं उनको ही नहीं, झारखंड के दूसरे हिस्से भी लोगों को कहें तो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है। तो आज इन गाँव में कोई भी चमक आई है तो प्रवासी मजदूरों की वजह से वो बाहर गए हैं, और वो बाहर जा रहे हैं और तमाम जगहों में। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरी है, हम लोग होते हैं पलायन की बात है, सवाल ये है कि जो लोग मजदूर जा रहे हैं हम बाहर, उन मजदूरों के पक्ष में नीतियाँ बने। हमारे पास पावर है, हमारे पास जो है मैन पावर है, लोग हैं, जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन क्या एक पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है? महज एक
भारत सरकार को कि देश के पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए या उन्हें स्थानीय अपने घर के आसपास रोजगार मिले, इन दोनों पर ही काम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों पर ही काम नहीं हुआ। तो स्थितियां और दुभर कर रही हैं, वो तो दुभर कर रही हैं कि कल तो रेल तो नहीं, बैंक के तो घट रहे हैं, खनन क्षेत्र थे, कोयला और इससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिल रहा था और एक मजबूरी था कि जिसकी ज़मीन जाएगी वह भी। लेकिन वो नीतियाँ कोल इंडिया भी अब ऐसे ला रही हैं कि भाई आपको जो है वो नौकरी नहीं मिलेगी, बदले में एक मुश्त जो है राशि मिल जाएगी। और वो एक मुश्त राशि भी जिस ज़मीन पे पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग चले आ रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, तो खास करके ये जो नॉर्थ, बाकी जो छोटा नागपुर की मैं जिलों की बात करूँ, वहाँ तो एक तो अभाव रहा, लेकिन सरकार के द्वारा जो है उन जगहों में खेती और कृषि को भी डेवलप करने की जो है कोई कोशिश नहीं हुई। एक कोना अनुहार सिंचाई परियोजना आप देखते हैं कि जो सफ़ेद हाथी पे साबित हो गई और पिछले दिनों वो शुरू भी हुई और आनंद फानंद में आपने देखा कि किस तरीके से वो घोटाले और किस तरह से गड़बड़ियों का शिकार हुई। तो उन इलाकों में वैकल्पिक रूप से ये चीज़ें किया जाए, उससे किया जाए। लेकिन दूसरी बात हम कह रहे हैं, लोग तो जा रहे हैं और जाएंगे, तो हम जो जा रहे हैं उनको और प्रशिक्षित और बेहतर में बता रहा हूँ। आज कल्याण के लिए सबसे खतरे के काम में लोग जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में। हम कह रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में भी अगर मजदूर शायद ही ऐसा कोई महीना होता होगा या हफ्ता होता होगा जी, तो इसकी वजह क्या है कि आज काम के दबाव में जा रहे हैं, उनके प्रशिक्षण नहीं। तो क्यों नहीं, हमने इसलिए कहा कि आपने ITI पॉलिटेक्निक खोला है, उसको प्रारंभ भी नहीं किए, क्यों नहीं यहाँ ट्रांसमिशन लाइन की भी जो लोगों की हो डिप्लोमा कोर्स मिले, उन सब चीज़ों को मिले। और सबसे ज़्यादा मौत होती है बाहर, और बाहर कई वजहों से मौत हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर यहाँ भारत सरकार की अभी तक सरकार, और उसमें आपको विदेशों में तो लोग जाते हैं, लेकिन विदेशों में चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो खाड़ी के देश हों, गल्फ कंट्री हों, काम कर रहे हों, सब कंपनियां हैं भारतीय, क्योंकि खतरे का काम है और यहाँ के मजदूरों से कराते हैं, वहाँ के लोग करते नहीं हैं। लेकिन एक बीमा भारत सरकार को करना चाहिए था कि भाई जो भी कंपनियां ले जाएंगी मजदूरों को बाहर, उनकी अगर किसी भी तरीके से वो सामान्य हो या असामान्य मौत हो, उनको बीमा कराना है, उनको बीमा राशि मिलेगी। एक समझौता कंपनियों से दबाव नहीं हुआ, जिसकी वजह से सामान्य अगर मौतें हुई हो जाती है, कभी मलेरिया से साउथ अफ्रीका में देखें, कभी बीमार से, कभी लोगों को अत्यधिक ऊंचाई पे हार्ट अटैक की वजह से, कोई बाकी चीज़ों से और कई वजहों से मौत होती हैं। तो जब दुर्घटना होते हैं तब तो कुछ मुआवजे मिल जाते हैं, और वह भी कई बार मुश्किल होता है क्योंकि जब एक बार लाश आ जाती है तो अगर वो कोई कंपनियां सजग नहीं हो, कोई गंभीर नहीं हो, तो न वो परिवार फिर विदेश में मौत का प्रमाण पत्र बाकी चीज़ें ला पाता है। ज़रूर पिछले दिनों झारखंड सरकार के द्वारा इसमें हुआ है कि दुर्घटना में जो लोग मारे जाएंगे उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है इसे और विस्तृत, व्यापक और मजदूरों के हित में बनाए जाने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें छनकर बाहर आई। तो विनोद सिंह जी बगोदर से विधायक हैं और इनके क्षेत्र की, इनके आसपास की सबसे बड़ी समस्या है मज़दूरों का पलायन, और मज़दूरों के पलायन को रोकने के लिए जिस तरह के सुझाव इनकी तरफ से आई हैं, उन सुझावों पर अमल किया जाए तो झारखंड के लोग झारखंड में भी रोज़गार कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, या फिर अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख पाएंगे। आज के इस बातचीत में, इस मुलाकात में बस इतना ही। अगली बार किसी खास शख्सियत और उनके साथ कुछ खास नई बातों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।